में विदेश में ऐसी कोई जगह नहीं है जो हरिद्वार का नाम से परिचित नहीं हो या ऋषिकेश नाम से परिचित नहीं हो। ये उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण जिला है, महत्वपूर्ण पड़ाव है। विकास की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद यानी कि 2020 के बाद इस जिले में काफी कुछ काम हुआ और जिस तरीके से हरिद्वार, ऋषिकेश और आसपास की जगहें काफी लोगों के बीच में पॉपुलर हुई हैं और पहले से भी लोग यहाँ आते रहे हैं और लगातार भक्त और श्रद्धालु भी आते हैं, उसकी वजह से नई नई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की भी जरूरत महसूस की जाने लगी और इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रेमचंद अग्रवाल साहब, जो उत्तराखंड सरकार में शहरी विकास मंत्री हैं। बहुत स्वागत है अग्रवाल साहब आपका। मेरा पहला सवाल तो यही है, आज हम हरिद्वार में बैठे हैं, आप ऋषिकेश से आते हैं, आप ऋषिकेश के विधायक भी हैं, वहां रहने वाले भी हैं। ये दोनों शहर आप कहें कि सदियों से लोग इसको जानते हैं। कौन दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, ऋषिकेश कहाँ है, हरिद्वार कहाँ है, ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती। समय के साथ साथ धार्मिक, पर्यटन और आम दिनों की जो चहल पहले साल भर इन दोनों स्टेशन में बने रहती है, लेकिन इसके साथ साथ जो दबाव पड़ा है, लोग लगातार आते रहते हैं, फुटफॉल साल भर होते रहता है, उससे नई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जरूरतें भी हैं। इस बारे में मैं चाहूंगा कि जरूर आप बताइए, हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों ही शहरों में किस प्रकार का डेवलपमेंट हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं न्यूज 18 का बहुत अभिनंदन कर रहा हूं, जिन्होंने राइजिंग हरिद्वार का ये कार्यक्रम यहाँ रखा है और क्षेत्र का नंबर 1 न्यूज चैनल है, उसके लिए भी आपको बहुत बधाई दे रहा हूं। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देखिए, हरिद्वार और ऋषिकेश, यूं कहिए कि उत्तराखंड को हम देवभूमि के रूप में जानते हैं और यहाँ ऐसी मान्यता है कि पग पग पर देवी देवता, कण कण पे देवी देवता यहाँ विराजमान है। और हरिद्वार और ऋषिकेश वो तीर्थ नगरी है जो विश्व के मानचित्र पे पहले से अंकित है। देश के किसी कोने पे आप जाइए, आप यदि ये कह दें कि मैं हरिद्वार से हूं या ये कह दें मैं ऋषिकेश से हूं, तो सामने वाले का भाव एकदम बदलता है। और चूंकि यहां मां गंगे का जिस प्रकार से प्रवाह है और प्रभाव है, और जो पहाड़ों से गंगा चली तो मैदान पे कहीं आई तो ऋषिकेश में आई, और ऋषिकेश से फिर गंगा हरिद्वार से होती हुई गंगा सागर तक, यानी गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक 2525 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। यहाँ कुंभ लगता है, यहाँ अनेकों धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। व्यक्ति जब कहीं शरीर पूरा जिसका होता है, तो ऐसी मान्यता है कि हरिद्वार या ऋषिकेश में वो अपनी अस्थियां यहाँ विसर्जित करके एक मन में भाव रखता है कि उसको मोक्ष मिलेगा। तो ये वो धरती है। अभी पूज्य संतगण यहाँ पे थे, अनेकों बातें उनके द्वारा इस हरिद्वार ऋषिकेश के बारे में बताई गई। लेकिन जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, आपने खुद ने कहा कि 2020 के बाद यहाँ बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुए हैं। तो मैं दो रूप में इसको कहूंगा कि यहाँ हरिद्वार के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो यहाँ जो डेवलपमेंट है वो हमारे नगर निगम के द्वारा भी होता है, HRDA हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के माध्यम से भी होता है और अन्य एजेंसीज के माध्यम से भी होता है। क्योंकि मैं शहरी विकास मंत्री के नाते आप मेरे से बात कर रहे हैं, तो इस नाते नगर निगम पे बात करूंगा, लेकिन आवास भी मेरे पास है, तो हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण उसका हिस्सा है, तो उनके बारे में जरूर बताना चाहूंगा। देखिए, हमारे पास यदि मैं विस्तार से आप कहें तो मैं बता सकता हूं। नगर निगम की मैं पहले आपके सामने विषय रखना चाहूंगा। हमारे यहाँ पूरे इस नगर निगम के अंदर यदि आप बात करें तो 22-23 में हमने यहाँ छोटे बड़े 128 काम किए, जिनकी लागत 450 लाख यानी 4.5 करोड़ की है। उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 27 स्थानों पे हमने टॉयलेट्स बनाए। और आपको ये भी जानकारी होगी, पूरे
देश का एक सर्वेक्षण हुआ था शौचालय सफाई का, और मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे इस उत्तराखंड को देश में चौथा स्थान मिला है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये काम हमारे विभाग के द्वारा हो रहा है। जी जी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ जो गौओं के बारे में यदि मैं अपनी बात कहूं, देखिए बहुत बड़ी बात चलती है आजकल की, गौवंश सड़कों पे रहते हैं, और मुझे खुशी है इस बात की कि हमने गौशालाएं बनाने का काम किया है, गौओं के लिए काम किया है। मैं संक्षेप में बताऊंगा। मुझे याद है कि ये शहरी विकास मंत्री होने के नाते तो मैं कह ही रहा हूं, लेकिन आपको जानकारी मेरे पास वित्त भी है। जो पहला बजट 2022 में जब मैं रख रहा था, तो एक गऊ को एक दिन में हमारे सरकार के द्वारा 5 रुपया प्रतिदिन दिया जाता था। और 22 में जब मैंने अपना बजट रखा तो मुझे लगा 5 रुपए तो बहुत कम है, ना के बराबर है। अधिकारियों से मैंने बात की, मैंने इसको बढ़ाई है, और मुझे अच्छा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उसको हमने 5 रुपया से बढ़ा के 30 रुपए किया, यानी 6 गुना बढ़ाया। और 2023 में जब बजट रखने की बारी आई, फिर मुझे खुशी होती है इस बात को कहते हुए, इस 30 रुपए को बढ़ा के 80 रुपया प्रतिदिन प्रति गौ वंश हम लोग देते हैं। और जो देश का शायद ये पहला राज्य होगा जो इतना बड़ा राशि गौ वंश के लिए हम लोग दे रहे हैं। साथ में हमने एक काम और भी किया। हमने कहा कि पूरे प्रदेश भर में, क्योंकि हम लोग देखते हैं, भले हम धार्मिक बोलते हैं अपने आप को, हम कुछ भी बोलते हैं, लेकिन एक विडंबना कहिए या विकार कहिए हमारा कि गऊ पालते हैं, दूध निकालते हैं, और दिन में जो है गऊ को हम छोड़ देते हैं, सड़कों पे छोड़ देते हैं। ये समस्या आपकी हरिद्वार, ये सभी जगह है, धार्मिक शहरों में तो खासकर है, बाकी हर शहरों में तकरीबन। मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि आपका हालांकि विषय दूसरा था, लेकिन इसके साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ूंगा। और आपको इस बात की भी खुशी होगी कि मैं भी एक वो व्यक्ति हूँ जो हर दिन पहली रोटी गाय के लिए निकालता हूँ। यानी हर दिन गाय को मैं अपनी तरफ से एक गौ ग्रास के रूप में छोटा सा एक मैंने अभियान चलाया है, और उसको सोशल मीडिया के माध्यम से डालता भी हूं, ताकि अन्य लोग भी उससे कुछ ना कुछ प्रेरणा ले सकें, कुछ करें। और उसके बाद हम लोगों ने जब ये किया, तो जो विकार में बता रहा था, एक और विकार हमारे पास भी है हम लोगों के, जो हमारे यहाँ एक स्वभाव बन गया कि यदि आपके यहाँ लड़का पैदा हो तो बड़े खुश होते हैं, और लड़की पैदा होती है तो मन में भाव आता है मेरे यहाँ लड़की पैदा हुई। हालांकि जब अब तुम सबको समान मानते हैं, लेकिन फिर भी भाव हमारा छिपा है। लेकिन उसी प्रकार से विपरीत है गऊ के लिए। गऊ का लड़का पैदा होता तो हम सड़क पे छोड़ते हैं, यदि बछड़ा पैदा होता तो सड़क पे छोड़ते हैं, और यदि बछड़ी लड़की पैदा होती है अपने घर में रखते हैं। तो ये विकार उससे गौवंश बढ़ा है। या कोई ऐसी बूढ़ी गाय हो गई जिसने अपना दूध देना बंद कर दिया, उसको भी हम गाय को सड़क पे छोड़ते हैं। तो आज जैसा आपने कहा, पूरे हमारे प्रदेश भर में लगभग 17,000 गौवंश सड़क पे हैं। पूरे प्रदेश भर की मैं बात कर रहा हूं, लगभग मैंने बताया। हो सकता है थोड़ा ये आंकड़ा ऊपर नीचे भी हो जाए, लेकिन हमने कहा कि हम इसके लिए सब जगह पूरे प्रदेश के अंदर हम गौशालाएं बनाएंगे। और मुझे खुशी है हमारे हरिद्वार के अंदर सराय में, जहां लगभग 250 गाय का आश्रय स्थल गौशाला हमारे यहां बन के लगभग तैयार हो रही है, जिसकी लागत है 1,69,00,000 रुपया। यानी कि 169 लाख रुपए से हम यहाँ गौशाला बना रहे हैं। एक हमने इसको और बढ़ाने का भी, एक्सटेंशन करने का भी यहाँ से प्रस्ताव गया है शासन को। उसके लिए और 300 गाय का, यानी कि 250 प्लस 300, 550 गाँव का यदि हम गौशाला यहाँ एक हरिद्वार में बना देंगे, तो मुझे लगता है आसपास की सारी गौवें हम वहां पे उनको ले सकेंगे, यानी कि उनका हम उसको पूरी तरह से रख सकेंगे। और एक मिनट, इस गौशाला के अंदर हमारे यहाँ पशु चिकित्सक भी होगा, हमारे यहाँ देखरेख करने वाला भी होगा, हर प्रकार से वहां पे हम उसका देखरेख करेंगे। ये मैंने एक गौशाला के बताया, और ये पूरे प्रदेश भर में कर रहे हैं। लगभग 31 गौशालाओं का पूरे प्रदेश भर में या तो निर्माण कार्य चल रहा है, कुछ पे लगभग निर्माण कार्य पूरा हो गया है। आप ही की बात से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल था, जिज्ञासा है कि जो ये जैसे सरकार जो इसमें प्रयास कर रही है, आप लोग जो बना रहे हैं यहाँ पर उनके फैसिलिटीज, ताकि इस तरीके से गाय जो भटकते रहती है उनको रहने का ठौर ठिकाना मिले, क्योंकि अनेकों सामाजिक संस्थाएं, खासकर हरिद्वार में, ऋषिकेश की दोबारा बात कर रहा हूं, यहाँ पर ढेरों आश्रम हैं, सैकड़ों धार्मिक संस्थाएं हैं, कुछ तो करते भी हैं, कुछ नहीं भी करते। उनको किस तरीके से लूप ले रहे हैं? क्योंकि मुझे लगता है खाली अकेले सरकार के करने से भी ये काम
एक हद तक हो सकता है, उसके बाद सामाजिक संस्थाओं को तो आगे आना ही चाहिए। नहीं, बहुत सी सामाजिक संस्थाएं भी गौशालाएं अपनी संचालित करती हैं और आश्रम भी बहुत सारे संचालित करते हैं। मुझे याद है यहाँ गैंडी खाता है और गैंडी खाता में एक बहुत बड़ी गौशाला बनी है। मैं गया हूं वहां पे, लगभग 3 बार गया हूं, और जहां कई हजार गौवंश वहां पे आज भी वो पालते हैं और अपने संसाधनों से पालते हैं। हालांकि हम सरकार के रूप में उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देने का भी काम करते हैं, वहां सड़क बनाना है, दूसरी चीजें हम लोग बना रहे हैं, हमने बनाया है। और इसी प्रकार से बहुत से आश्रम है जो अपने, अभी मैं परसों आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी से उनका आशीर्वाद लेने गया था, तो उनके साथ जब मेरी बातचीत हुई, उन्होंने बताया उनके पास भी एक बहुत बड़ी गौशाला है और उन्होंने तो यहां तक बताया कि हम न तो किसी से और न सरकार से किसी प्रकार की मदद लेते हैं। यानी इस प्रकार के लोग भी हैं जो अपने आश्रमों में गैया या गौवंश पालते हैं, यानी उनकी सेवा करते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमने एक जो एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी एबीसी सेंटर का भी निर्माण किया है, जिसकी लागत लगभग 1 करोड़ 21 लाख रुपए है। जो हमारे यहाँ जैसे कुत्ते हैं इस प्रकार के, उनके लिए भी हमने यहाँ पे बना के तैयार किया है। बहुत सी और काम भी हमारे द्वारा यहाँ पे किए गए हैं। जैसे आप कहिए कि सराय में ही मटन शॉप को हमने एक साइड में, क्योंकि धार्मिक नगरी है, उसको बाहर वहां पे शिफ्ट करने का काम किया, क्योंकि वैसे भी वो तीर्थ नगरी से बाहर ही थी, लेकिन एक जगह फिर भी उनको लाने का काम करके, यानी कि उनको वहां से शिफ्ट करके, और उसके लिए 220 लाख रुपए का हमने उसमें योजना में हमने लगाया है। पावन धाम के पास हम रैन बसेरा बना रहे हैं। ऐसी नगर निगम का कार्यालय भवन हम बहुत सुंदर यहाँ पे एक 10 करोड़ रुपए की लागत से बना रहे हैं। अनेकों वार्डों में जितने नाली है, नाले हैं, पुलिया है, इन सब का निर्माण कार्य कर रहे हैं। और जहां तक साफ सफाई की बात है, मैं इस बात को कहने को भी बैठा हूं कि हमारे यहाँ माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के द्वारा जब से स्वच्छ भारत मिशन उनके द्वारा प्रारंभ किया गया, और उन्होंने पूरे देश भर में एक प्रेरणा देने का काम किया कि हम अपना साफ सफाई रखेंगे तो जहां गंदगी भी साफ होगी वहां हमें स्वास्थ्य लाभ भी होगा। और ऐसा जानकारी मिलती है कि लगभग 70 लाख लोग जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं स्वच्छ भारत मिशन से वो कहीं ना कहीं बचे हैं। ये पूरे देश भर का आंकड़ा मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि मैंने कहीं पढ़ा था। और आज हमारे उस उत्तराखंड को भी जो साफ सफाई के मामले में जब मैं पहली बार नगर विकास मंत्री के रूप में काम कर रहा था, लगातार हम लोग प्रयास कर रहे थे। कई जगह मेरा जाना होता था, बैठ के लेना, अधिकारियों से बात करना सारा। और मुझे गर्व है इस बात का कि उस समय यानी इस साल से पहले साल में स्वच्छ भारत मिशन का जो सर्वेक्षण होता है पूरे देश भर का, पहली बार मेरे उत्तराखंड को 7 पुरस्कार मिले थे। 7 पुरस्कार, ये मेरे उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी बात है। ये पहली बार हुआ है। और उसके बाद उसके साथ साथ जो हमारा हरिद्वार है, हरिद्वार चूंकि मैंने कहा गंगा की नगरी है, यहां गंगा के जितने भी टाउन हैं यानी जितने भी शहर हैं, उसमें हरिद्वार को पहला स्थान मिला था साफ सफाई के मामले में। तो कुल मिला के हम लोग कोशिश करते हैं। ऐसी यदि मैं बात करूं HRDA की, जिसको मैंने बताया कि मेरा आवास का है, अब आप देखते हो अभी आप आए होंगे इसमें मंत्री जी हम आगे आते हैं। मैं इसी से जो आपने बात अभी मुझे बताई उससे जुड़े हुए 1-2 और सवाल थे। जिसे आपने स्वच्छ अभियान की बात कही, कूड़े के अभियान की बात कही, ये वास्तव में एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, खासकर हरिद्वार जैसे शहर के लिए, जहां पर लोगों का फुटफॉल बहुत है साल भर। किसी बड़े त्योहार में या किसी बड़े स्नान के दौरान बहुत लोग आते हैं, बहुत सा कूड़ा जनरेट होता है। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उस चैलेंज को पार पाने के लिए क्या कर रहा है शहरी विकास मंत्रालय? देखिए, आपको मैं बताऊं कि हमारे उत्तराखंड की जो पॉपुलेशन है वो है 1.25 करोड़, और साल भर में जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है यानी जो आवागमन है हमारे यहाँ तीर्थ यात्रियों का, पर्यटकों का, लगभग 7 करोड़ लोग प्रति वर्ष हमारे इस पूरे उत्तराखंड में आते हैं। और यदि मैं हरिद्वार की बात करूं, यहां तो रोज ही मेले लगते हैं। और कावड़ मेला तो वो मेला है जिसमें 4 करोड़ लोग तो इसी बार आए थे। बिल्कुल बिल्कुल। और वो देके क्या जाते हैं, हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए इस बड़े मंच पे, लेकिन सफाई के लिए तो हम ही को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। जब आप आएंगे, आपके लिए हम पूरी व्यवस्था करते हैं।
जैसे हमारे यहाँ कावड़िए आते हैं तो उनके लिए पटरी का हमने डेवलपमेंट किया है। हमने अपना रोडी बेला पे हमने पार्किंग का हमने डेवलपमेंट किया है। 5 पार्किंग अभी जो है एचआरडी के माध्यम से यहाँ बन रही है, उनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी आपने बात की है, अनेकों सड़कों बनाने का काम हम कर रहे हैं। आपने देखा होगा जब मैं कहता जब आप आ रहे होंगे तो जहां आप बड़े हाईवे पे आ रहे हैं तो सुंदर आपको हॉर्टिकल्चर का कितना सुंदर यहाँ पे फूल और पौधे आपको देखने को मिले होंगे। ये मेरा एचआरडी बना रहा है। अनेकों खंबे जो स्मार्ट खंबे यानी बिजली के खंबे वो आप देख रहे हो कितना सुंदर लगता है। आप उधर से ओम जो हमारा पुल है या हमारा बड़ा जो पुल है उस पर आपने देखा कितनी बढ़िया लाइटिंग हमारे एचआरडी के माध्यम से की है। शहीद पार्क अभी हमने डेवलप किया, कितना सुंदर वहां बना है। लेकिन इसके साथ साथ जो बात यदि मैं कहूं कि ये सारे जो काम हम कर रहे हैं तो वही जो लोग सफाई के नाम पे जो हमारी जिम्मेवारी बनती है तो हम अपने यहाँ हरिद्वार के अंदर नगर निगम को एक्स्ट्रा फिर हम सफाई कर्मी देने का काम करते हैं। यहाँ पे अलग से उनको बजट देने का काम करते हैं, क्योंकि माना कावड़ मेला खत्म हो गया और कावड़ मेले के बाद गंदगी कितनी होती है, कल को संक्रामक रोग न फैल जाए, गंदगी आने वाले व्यक्ति को ज्यादा दिखाई न दे, तो ये सफाई करने के लिए हम अलग से फंड की व्यवस्था करते हैं, अलग से उनको जो है कर्मचारी देने का काम करते हैं, जिसके कारण ये साफ सफाई बहुत जल्दी हम पूरा करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, ये खाली हरिद्वार की बात नहीं है, पूरे प्रदेश के अंदर जहां पहले 2 बार सफाई होती थी, अब हम लोगों ने ये कहा है, मेरे द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि हम हर नगर निगम या हर नगर पालिका के जो बड़े क्षेत्र हैं, खासकर हमारे मैदानी क्षेत्र, वहां पे हम 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट में सफाई करते हैं। यानी कि पहले 2 बार सफाई होती थी, अब 3 बार सफाई होती है। यानी कि सफाई के नाम पे जैसा माननीय प्रधानमंत्री का जो दिव्या स्वप्न जो महत्वाकांक्षी परियोजना है उसको हम पूरी तरह से इंप्लीमेंट करने की कोशिश, तभी हमें 7 पुरस्कार मिले, अगली बार हमें 3 पुरस्कार मिले। इस बार सर्वेक्षण रिपोर्ट क्या आएगी, मुझे लगता है कि इस बार फिर हम कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो यानी कि ये जो साफ सफाई है, और खाली हमारे हरिद्वार की बात नहीं होती, ऋषिकेश भी इसमें जोड़ सकते हैं, क्योंकि जैसा आपने हरिद्वार ऋषिकेश की बात कही, अब आप देखिए पहले जो लोग जाते थे ऋषिकेश, क्योंकि आपने कहा कि मैं हरिद्वार और ऋषिकेश के साथ साथ ऋषिकेश का विधायक भी हूं, तो आप देखिए वहां पे अधिकांश लोग यहाँ जब हरिद्वार आते हैं तो ऋषिकेश भी जाते हैं, क्योंकि ऋषिकेश भी एक ऐसी धार्मिक नगरी है, तीर्थ नगरी है, जहां पे अनेकों ऐसे मंदिर हैं, अनेकों ऐसे अनुष्ठान के इलाके हैं जिसपे लोग जाना पसंद करते हैं। और वहां पे भी साफ सफाई को लेके देखिए, आप त्रिवेणी घाट का में वहां पे डेवलपमेंट को देखिए, वहां पे मैरिन ड्राइव को देखिए, वहां पे अनेकों ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हमारे द्वारा यानी हमारी सरकार के द्वारा वहां पे हुए हैं कि आज यदि आदमी जो पहले कभी हरिद्वार या ऋषिकेश आया हो और आज आए तो वो जमीन आसमान का अंतर देखता है, तभी वो कहता है साहब बहुत साफ सफाई है, बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए हैं, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट के काम हुए हैं। और मैं एक शब्द के साथ यदि जोड़ूं कि आज से पहले यदि डेवलपमेंट की बात करें तो मैं अक्सर एक गांव में जाके कहता हूं, गांव तो कभी शहर जैसे लगते हैं, मेरी क्षेत्र की यदि मैं बात करूं तो मैं जब जनता के बीच में जाता हूं, जनता कहती है साहब जब हम यहाँ पे आए थे 2000 में तब यहाँ पे जमीन का रेट 2000 रुपए या 2 लाख रुपए बीघा था, आज तो 2 लाख रुपए गज का भाव हो गया है। का मतलब कितना अंतर आया, तो डेवलपमेंट का ही तो कारण हो सकता है ना। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आज पूरे दुनिया से जो लोग हमारे हरिद्वार और ऋषिकेश आते हैं उनको एक अलग से जहां धार्मिक भाव उनके अंदर, अध्यात्म का भाव उनके अंदर, और ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, साफ सफाई के काम, गौवंश के वहां पे उनको निराश्रित जो हमारे हैं उनको हटाने के लिए जो हम काम कर रहे हैं उसको लेके जनता में एक अलग से भाव जाता है कि हमारी सरकार यानी धामी जी की सरकार एक अच्छा काम कर रही है। जो आपने अभी बात कही जमीनों के दाम की, देखिए वास्तव में एक इंडिकेटर होता है किसी भी शहर के और इलाके के डेवलपमेंट के लिए जब रियल एस्टेट की कीमतें बढ़ती हैं। निश्चित तौर पे हरिद्वार ऋषिकेश से पूरे कॉरिडोर में बहुत सी रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं, लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। इसके अलावा क्योंकि इतना आदमी यहाँ आ रहा है, बाहर का भी आ रहा है, लोकल आता है, फुटफॉल तो साल भर रहता ही रहता है। इसके अलावा एक जो बड़ी समस्या यहाँ जो जिसके बारे में स्थानीय लोग भी बोलते हैं, ऋषिकेश के लोग भी बोलते हैं, वो है ट्रैफिक की। देखिए इतने बड़े हमारे पास इस वक्त हाईवे हैं, हाईवे बहुत अच्छी कनेक्टिविटी बन गई है, यहाँ पर हमारे पास गाड़ियों की पार्किंग फैसिलिटी होने के बावजूद भी वो जगह छोटी पड़ रही है। ये एक महत्वपूर्ण विषय है मेरे ख्याल से, जिसपे शहरी विकास मंत्रालय भी ध्यान दे रहा होगा, इसके बारे में बताइएगा। नहीं, देखिए जो हमने कहा ना कि ट्रैफिक तो बढ़ा ही है, और चूंकि जब हाईवे बनता है तो ट्रैफिक और ज्यादा बढ़ता है। पहले यहां से यदि दिल्ली जाना होता तो 6 घंटे लगते थे, आज 2 घंटे में आप दिल्ली से ऋषिकेश या हरिद्वार पहुंच रहे हैं।
का मतलब हर आदमी जहां वीकेंड होता है तो तुरंत उनको लगता है कि हरिद्वार ऋषिकेश चला जाए। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर्यटन के नाते राफ्टिंग का जो क्रेज बढ़ाया जो ऋषिकेश में, उसके लिए अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 100 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए, जिसमें 66 करोड़ रुपए में मिल भी चुके हैं। उसका इंफ्रा का काम अभी होना है, तो उसके बाद उसके नाते भी लोग बहुत सारे आते हैं। तो यानी कि मैंने कहा ना 7 करोड़ फ्लोटिंग पॉपुलेशन तो वैसे भी है ही है हमारे यहाँ, लेकिन हमने कोशिश की है कि कैसे इन सबके नाते जो यहाँ पे आए उनको हम कैसे और फैसिलिटी दें। जो पार्किंग अभी है वो तो है ही है, लेकिन अभी मैंने कहा ना कि हमारे HRDA के माध्यम से लगभग 5 जगह हम लोग पार्किंग डेवलप कर रहे हैं। यानी कि पहला पार्किंग हम जो कर रहे हैं उसमें हमारे यहाँ 98 जो 4 व्हील वहां पे पार्क किए जाएंगे, दूसरी में 136 प्लस 2 व्हीलर 96, तीसरी जगह जब कर रहे हैं 68 4 व्हीलर 96 2 व्हीलर, और चौथी में 105 4 व्हीलर और 96 जो है 2 व्हीलर। और रुड़की में ऐसे हमारे माननीय विधायक जी बैठे हैं, इनके यहाँ 91 की 4 व्हीलर का और 96 का 2 व्हीलर का पार्किंग का हम डेवलप कर रहे हैं, वहां पार्किंग बनेगी। और जब ये पार्किंग पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो वैसे तो मैं नहीं कह सकता कि ट्रैफिक जाम नहीं होगा, लेकिन ये कह सकता हूं पहले से बेहतर स्थिति में हम आएंगे। और आप देखिए कि अभी तो ये स्थिति ऐसी है, और जब दिल्ली से देहरादून जिसको हम लोग हाईवे एक बड़ा प्रोजेक्ट जो पूरा होने वाला है, जिसको कहते हैं कि दिल्ली से फिर देहरादून 2.25-2.5 घंटे में हम पहुंच जाएंगे, तो मैं कैसे मान लूं कि इंफ्रा उसके लिए पूरा पर्याप्त होगा, तब और कुछ करना बाकी होगा, करेंगे। मंत्री जी मैं आपको यहाँ रोकूंगा, आपने खुद ही इतना बड़ा एक बात कही है जो मेरे जहन में भी बार बार आ रही थी। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके का बढ़ रहा है, रोड कनेक्टिविटी बढ़ रही है। मेरा वही सवाल था, रोड कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ शहरों पे जो भयंकर दबाव आ रहा है वो गाड़ियों का, ट्रैफिक का ही आ रहा है। आप किसी को रोक तो सकते नहीं कहीं भी आने से, तो आ रहा है। जो आप पार्किंग बता रहे थे कि नया आप जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ भी क्रिएट कर रहे हैं, और यहाँ से एक बड़ा मैसेज भी जाता है हरिद्वार से यहाँ और इसके साथ ऋषिकेश में पार्किंग हम लोग वहां पे भी डेवलप कर जी। प्रदेश के बाकी हिस्सों के लिए भी ये समस्या हो गई है। आप 4 धाम की यात्रा रूट पे जाइए तो वहां भी ट्रैफिक एक बड़ा है। अब कुमाऊं में, नैनीताल आसपास कहीं जाइए वहां भी ट्रैफिक एक बड़ा प्रश्न हो जाता है। तो पूरे प्रदेश का एक थोड़ा सा खाका जो आपके दिमाग में हो। नहीं, अब इसको मैंने तो क्योंकि अभी हरिद्वार ऋषिकेश के परिप्रेक्ष्य में ये बताया, लेकिन मैं आपकी जानकारी में बता रहा हूं कि पूरे प्रदेश भर में 171 पार्किंग पॉइंट्स हम लोग डेवलप कर रहे हैं। 171 छोटी संख्या नहीं है ये, और ये इसी दौरान हम लोगों ने डेवलप किया है। और आपको जानकारी दे रहा हूं, जहां हम सरफेस पार्किंग की बात कर रहे हैं, जहां मल्टी स्टोरी पार्किंग जिसको ऋषिकेश की जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वहां मल्टी स्टोरी पार्किंग हम बना रहे हैं। और ऐसी हम टनल पार्किंग भी बना रहे हैं, क्योंकि पहाड़ी एरिया है जहां पे हमारे पे स्पेस नहीं है, और शायद ये देश का पहला राज्य होगा जहां पे टनल पार्किंग भी हम लोग डेवलप कर दी हमने, या इस पे हम लोग अभी सर्वे वगैरह हो रहा, सारा DPR वगैरह बनके तैयार हो रही है। जैसी हो जाएगी तो हम टनल पार्किंग भी करेंगे। तो मुझे लगता है देश का ये पहला राज्य होगा जहां पे टनल पार्किंग हम लोग डेवलप करके हम लोग वहां पे पार्किंग कर पाएंगे। तो यानी कि हम हर दृष्टि से जहां जैसे हो सकता है, यानी कि कैसे हम अपने इस आने वाले लोगों को फैसिलिटी दे सकें, कैसे हम और सुविधा दे सकें, कैसे हम अपने, जैसे आपने ट्रैफिक का बताया, अन्य फैसिलिटी दे सकें, ये सब हम काम कर रहे हैं। हमारी माननीय धामी जी की सरकार लगातार डेवलपमेंट में, आप जानते हैं, आप तो बहुत उनके बारे में जानते हैं कि उनका भाव यही है कि हम कैसे इस उत्तराखंड को एक अच्छी स्थिति में ला सकें। और उनका तो विजन एक और भी है, उन्होंने तो कहा है कि अभी हमारे उत्तराखंड राज्य को बने 24 साल हो गए, 25 साल में जब हमारा उत्तराखंड राज्य होगा, यानी हम अपनी रजत जयंती मना रहे होंगे, तब ये हमारा राज्य अन्य राज्यों की तुलना में, मुझे कहने में संकोच नहीं थी, सब लोग मेहनत करें, सब लोग हम लोग सहयोग करें, सरकार के साथ मिलकर चले, उनके विजन जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो कोई नहीं रोक सकता हम सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में नहीं आ सके, यानी हम आएंगे। ये हमारी स्थिति होगी। और आपको शायद जानकारी यदि है नहीं है, मैं अपने, हालांकि इस विषय से अलग हटके मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास वित्त भी है, छोटा सा राज्य है, और छोटे से राज्य में आज आप देखिए पिछले अगस्त माह में पिछले वर्ष की तुलना में, और जब GST कलेक्शन की बारी आई तो मुझे गर्व हो रहा कहते हुए कि पूरे देश में अनुपातिक दृष्टि से हम 4थे नंबर पे आए हैं। बहुत छोटा राज्य हमारा है, ये मेरे लिए गर्व की बात है, मेरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे पे भरोसा करते हैं कि ये दशक का, ये तीसरा, इस सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से हम काम कर रहे हैं, तो मैं कहने में बिल्कुल संकोच नहीं कर रहा हूं कि आने वाले वर्षों में और जिस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहे हैं, हम सर्वश्रेष्ठ राज्य की तुलना में, अन्य राज्यों की तुलना में हम सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में आएंगे।
जी मंत्री जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि ये चौथे नंबर का जो हम स्टेट हुए हैं जीएसटी के इलेक्शन में, मुझे लगता है इसमें टूरिज्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पर जो खासकर होटल्स और इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर आया है, क्योंकि पर्यटन प्रदेश रहा है। इसी से एक इस सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते नहीं, हैं। इसमें मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा। जी टूरिज्म का जहां हमें एक लाभ मिल रहा है, वहां हमारे अन्य क्षेत्रों से हम लोग जीएसटी कलेक्शन का काम कर रहे हैं। अब आप देखिए, इसमें थोड़ा सा भिन्नता मैं आपके बात से रख रहा हूं। टूरिज्म में लोग टैक्सी लेके आते हैं, वो टैक्सी माना उन्होंने दिल्ली से आना, दिल्ली से आया और यहां से घूम के अब टैक्सी उन्होंने वहीं पे छोड़ दी, तो वो जीएसटी कहां मिलेगा? वो तो उसी स्टेट को मिलेगा जहां से वो चले, जहां पे उन्होंने पूरा किया अपनी यात्रा को, तो हमें तो उसका लाभ नहीं मिला। अब माना मैंने कहा कि यहाँ 4 करोड़ लोग जो है कावड़ी आ रहे हैं, वो हमें कौन सा जीएसटी दे रहे हैं? कितना बड़ा हमारे को, हम लोग उनकी सेवा में लगते हैं। या इस प्रकार से जो हमारे तीर्थयात्री आते हैं, वो अपनी गाड़ियां लेके आएंगे या मान लिया टैक्सी लेके आएंगे, वो वहां से चलेंगे, वहीं पे जाके उसको छोड़ेंगे, तो जीएसटी का लाभ तो हमें नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे आपको जानकारी होगा, हमने बिल्ला हो इनाम पाओ एक स्कीम यहाँ पे शुरू की, और आप ये देखिए कितनी लोकप्रिय स्कीम हुई। 282 करोड़ रुपया हमने उसी का मूल्य हमने अपने इस राज्य को हमने पाया। और इसके साथ साथ बता रहा हूं, अन्य आज, क्योंकि ये सार्वजनिक मंच है, बोलना मुझे नहीं चाहिए, लेकिन हमने जो हमारे यहाँ आईटीसी का लाभ ले रहे थे, जो हमारे यहाँ कर चोरी कर रहे थे, लगातार हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। शायद ये मेरा राज्य पहला होगा, या मैं ये कहूं कि मेरा ये टेन्योर पहला होगा, जहां पे हमने 2 लोगों को जेल में भेजा जीएसटी के इस कलेक्शन में, जिन्होंने चोरी की है। ये मेरे ही टाइम पे इस टाइम हुआ है। लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं। और आपको शायद जानकारी होगा है कि नहीं है, जून 2022 में जीएसटी कंपनसेशन खत्म हो गया था हमारा, जो हमें 5,000 करोड़ का प्रतिवर्ष नुकसान दे रहा था। उसके बावजूद हम आज इस स्थिति में है कि हम चौथे नंबर पे आ रहे हैं, तो ये छोटी बात हमारे राज्य के लिए नहीं है। शहरी विकास मंत्रालय का आप जिम्मा संभालते हैं, आपने कुछ समय पहले एक घोषणा की थी, मुझे याद आ रहा है, कि नए शहर बसाने की, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर शहरी में पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसको व्यवस्थित करने की, उसमें कहां तक हम आगे बढ़ पाए, उस बारे में प्लीज थोड़ा बताइए। देखिए, मेरे यहाँ हमने एक बार चिन्हीकरण किया था, जब मैंने ये बात कही थी कि हम कुछ नई टाउनशिप डेवलप करेंगे या नई टाउनशिप को हम यहाँ पे लाएंगे या उस कंसेप्ट को हम लाएंगे, तो हमने 22 स्थानों को चिन्हित किया था, और 22 में से हमने 10 को शॉर्टलिस्ट किया था। और 10 को शॉर्टलिस्ट करने के बाद अभी हम उसमें थोड़ा सा बहुत ज्यादा तो काम नहीं कर पाए, लेकिन अब हमने ये मन बनाया कि कम से कम हम 4 जो हमारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको हम डेवलप कर सकें, 2 कुमायूं में, 2 गढ़वाल में, उसमें एक प्लेन में, एक इधर प्लेन में, एक उधर पहाड़ में, एक इधर पहाड़ में, यानी 4 टाउन्स को हम डेवलप कर लें। उसके लिए हमें पॉलिसी लानी पड़ेगी। वो हम जिस दिन हम अपनी पॉलिसी को अपने मंत्रिमंडल के सम्मुख ले आए और वो पास हो गया, तो हम इसकी तरफ बढ़ेंगे। हालांकि इसमें हम लोग अभी अपने लगातार हम काम कर ही रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हम कुछ ना कुछ हमें सफलता प्राप्त हो जाए, क्योंकि जिस प्रकार से बोझ हमारे अब ये जो नीचे के हमारे एरियाज हैं, ये सिटीज हैं, जैसे आप कहिए देहरादून का आसपास का पूरा इलाका, पूरा कहीं भी आपको जमीन खाली दिखाई नहीं देती। हरिद्वार, यहाँ आसपास का इलाका पूरा भरा हुआ लगता है। उधर आप चले जाएं हल्द्वानी या दूसरे रामनगर, तो ये सारे वो स्थान हैं जहां पे लोग बाहर से, ऊपर पहाड़ से या बाहर से आके रहना पसंद करते हैं। लेकिन हम इसी के दबाव को कम करने के लिए नए टाउनशिप की तरफ बढ़ रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी मंशा है, हम लोगों की भी सोच है, और हम इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए 2.5 दशक हो गए उत्तराखंड को बने हुए, और शायद ये पहला मौका होगा जो हम इस तरह के कोई एक प्रोजेक्ट हाथ में ले रहे हैं नई टाउनशिप बनाने का। शहरी विकास मंत्रालय का एक में डेटा देख रहा था, तो उसमें लिखा था कि 4% हमारा एक एवरेज एनुअल दर है शहरों में, जिस तरीके का लगातार लोग नई पॉपुलेशन आ रही है। तो हर शहर को व्यवस्थित करना एक बड़ा चैलेंज है, आप मानते हैं? बहुत बड़ा चैलेंज है। और आज मैं कह ही रहा हूं कि आज जितनी भी पॉपुलेशन हमारे इस मैदानी शहरों में बढ़ रही है, और ये बात भी सच है क्योंकि हमारे यहाँ पूरे देश भर से लोगों की इच्छा ये रहती है कि हम देहरादून में छोटा सा एक कोई मकान बना लें या हरिद्वार में कोई छोटा सा कुटिया बना लें। और जो भी आता है, तो यदि यहाँ पे आएगा तो दबाव तो बढ़ेगा स्वाभाविक रूप से, और चुनौती उससे ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन हम उस चुनौती के मुताबिक हम अपना रोड मैप बनाते हैं, हम अपना उस प्रकार से काम भी करते हैं, और उन्हें सबके बावजूद यदि हम कोई उपलब्धि हासिल कर रहे हैं, तो मैं तो ये चाहूंगा कि हम हमारी सरकार को धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि हम ठीक दिशा में काम कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। और जिस तरीके से हम शहरों की बात कर रहे हैं, शहरों में पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, व्यवस्थित करने की बात है,
अब मिडिल क्लास बहुत सी परिवार, नौकरी पेशा परिवार शहरों में आ रहे हैं, उनकी एक बड़ी समस्या रहती है कि भाई यहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं मिलती। मतलब जितने पैसे में या उनकी जिस जेब जो उनका जितना उनको परमिट करती है उतने पैसे में वो एक घर लेना चाहते हैं, वो कई बार नहीं मिल पाता। जैसे एचआरडीए की आप बात कर रहे थे, हरिद्वार विकास प्राधिकरण है या देहरादून मसूरी विकास प्राधिकरण है, ये लोग कुछ कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट ले रहे हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में आवास एक तरीके से अफोर्डेबल हाउसिंग मिले, उस दिशा की ओर क्या हो रहा है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मुझे अच्छा लग रहा है ये बात कहते हुए कि हमारे यहाँ जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है वो हम लोगों ने बनाए हैं। और एचआरडीए की जहाँ पे मैं हरिद्वार में बैठा हूँ, तो यहाँ के बारे में बताऊं कि पिछली बार हम लोगों ने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था और हमने लोगों को उनके जो फ्लैट्स हैं उनको हमने चाबी सौंपी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे मौजूद थे। ऐसे ही मैं अभी लगभग 5-6 दिन पहले देहरादून में, जहां एमडीडी की आपने बात की, जो आईएसबीटी देहरादून का आप तो जानते ही हैं सब कुछ, तो वहां के बगल में एक हाउसिंग सोसाइटी बनी है, मुझे उसमें जाने का मौका मिला और वहां लगभग 300 से ज्यादा फ्लैट्स वहां बने हैं। पहली बार मैं गया क्योंकि वो हाउसिंग सोसाइटी का एक कार्यक्रम था, पहला कार्यक्रम हुआ था उस प्रकार का। तो जब मैं वहां गया तो लोगों के सामने जब मैंने देखा, पहले तो मैंने अपनी बात की, कार्यक्रम में रहा, मैं अंदर को गया देखने में कि क्या है, देखा तो बहुत खूबसूरत फ्लैट्स हमारे इस एमडीडी की तरफ से बने हैं और लगभग 200 से ज्यादा वो बिक भी गए हैं, यानी कि लोगों ने अपने उसको लिया भी है। और ऐसी खाली मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, उसमें भी माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त कर रहा हूं कि मेरे प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना, जहां मिडिल की बात करते हैं, जहां एचआईजी की बात करते हैं, आप उसी प्रकार से हमारे यहाँ जो एलआईजी की बात करते हैं, उसको हम लोगों ने काम किया है। हमारे यहाँ 32 परियोजना हमें मिली थी और 26,000 जो गरीब लोगों को छत हमें देनी थी। लेकिन आज मुझे अच्छा लगता है कहते हुए, जिसमें 10 पहले कर्टेल हुई, 2 बाद में कर्टेल हुई, 20 परियोजनाओं पे मेरे ही विभाग के द्वारा और 17,000 से ज्यादा फ्लैट्स यानी मकान हम गरीबों के लिए और अन्य सामान्य लोगों के लिए बना के दे रहे हैं, जिसमें अनेकों जगह पे हमने उनको चाबी भी सौंप दी है। ये अपने आप में बड़ी बात है। और इसके साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे आपने एमडीडी की बात की है, वहां पे भी हम ये प्रयास कर रहे हैं कहीं जमीन मिले या इधर हमें एचआरडी में कहीं जमीन मिले तो उसमें भी हम इस प्रकार के हाउस प्रोजेक्ट बना के अन्य लोगों के लिए और अच्छा बढ़िया वो हम बनाए फ्लैट्स वगैरह और उनको देने का काम करें ताकि लोग अपने उस दायरे में लेके उसको खरीद सके। राइजिंग हरिद्वार के मन से आज आप बड़ी बात कह रहे हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ सरकार के कदम है, पुष्कर सिंह धामी की गवर्नमेंट जो काम कर रही है उसको किसी अंजाम तक आप पहुंचाएंगे आगे की तरफ पे। जो आपके नैनीताल जैसे शहर हैं, हल्द्वानी जैसे शहर हैं, जो पहले से जहां जगह का थोड़ा इशू है, वहां पर किस तरीके से वर्कआउट हो पाएगा मंत्री जी? ये देखिए, हम लोग अपने मास्टर प्लान बना रहे हैं और मास्टर प्लान की दिशा भी मैं आपको बता दूं कि बहुत तेजी से हम लोग काम कर रहे हैं। अमृत 1, अमृत 2, अमृत 1 के हमने 7 जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं, जैसे अपने हल्द्वानी की बात की है, देहरादून की बात की है, इनके मास्टर प्लान भी हम हरिद्वार को भी उसमें जोड़ सकते हैं। तो ये सब मास्टर प्लान हम लोग बना रहे हैं उसका, और उसका लगभग काफी काम उसमें हमने कर लिया है। और ऐसी अमृत 2 में हमने लगभग 69 जो हमारे शहर हैं, जिसमें एक को छोड़ दें 68 के मास्टर प्लान की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। वो निकाय जितने भी हैं, शहरी विकास मंत्री होने के नाते उस बात को जोड़ रहा हूं मैं, जितने हमारे निकाय हैं, जो नए निकाय हैं, उन पे भी मास्टर प्लान बनाने की दिशा में हम बढ़ रहे हैं। और उसमें हमने जितने भी हैं कंसल्टेंट हमने मतलब उनको डेप्यूट कर दिया है, उनको जिम्मेवारी दे दी है। और जैसे ही वो अब उस पर अपना काम शुरू करेंगे तो मुझे लगता है आने वाले में खाली हल्द्वानी या देहरादून या हरिद्वार की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा, परिस्थिति सब अनुकूल रही, तो जितने आने वाले और भी हमारे निकाय हैं या जिस पे हम काम कर रहे हैं, तो यदि वो मास्टर प्लान के मुताबिक, क्योंकि हमारा मकसद भी है कि नियोजित विकास हो। हमारे पास कितनी लैंड बची है सरकार में, हम क्या उसमें अच्छा, जैसे आपने अभी कहा कि वहां पे हाउसिंग प्रोजेक्ट बने, यदि हमारे पास लैंड होगी तभी तो बनाएंगे ना, तो उसमें सर्वे कर रहे हैं। यदि इस प्रकार से हमारा हो गया तो आने वाले टाइम पे इसमें बहुत बड़ा एक नियोजित विकास भी होगा, जनता को उससे लाभ भी होगा। इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। मंत्री जी, क्योंकि आप एचआरडीए की कुछ बात कर रहे थे, तो एक संक्षेप में मैं चाहूंगा कि आप कुछ अपनी बात रखना चाह रहे थे। भाई, एचआरडीए के बारे में मैं एक बात, क्योंकि हरिद्वार के अंदर बैठा हूं, एचआरडीए के बारे में पहले बहुत कुछ कहा जाता था, लेकिन आज मुझे अच्छा लगता है कहते हुए, आज स्पोर्ट्स के मामले में बहुत बड़ा काम मेरे एचआरडीए ने किया है। आप देखिए, पिछले दिनों में आया था, माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे
हमारे दोनों नेता यहाँ बैठे, ये लोग वहां थे और वहां पे जो है क्रिकेट स्टेडियम का उन्होंने उद्घाटन किया। अभी हमारे चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे हमारे दूसरे स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, उसके लिए हम लगातार उनके यहाँ पे काम कर रहे हैं। मुझे लगता है स्पोर्ट्स का हब यहाँ बनने जा रहा है। अभी मैंने जैसे बताया कि आप जाएं, आप किधर से उधर से जाएं, देहरादून की तरफ या इधर से जाएं रोड की तरफ, आप जितने भी सुंदर खंबे देखते हैं वो एचआरडी के माध्यम से यहाँ बन रहे हैं। आप साइड में पटरी देखें तो उनके द्वारा यहाँ बन रही है। अभी मैंने बताया कि यहाँ पे जो कावड़ आती है, यहाँ से रुड़की तक का पूरा जो कावड़ जिसे बोलते हैं पटरी, उसको बनाने का काम हमारे इस एचआरडी के द्वारा किया गया है। और जो हमारे यहाँ ये हाईवे है और इसके अंदर कितने सुंदर, यदि आप कहें तो वो जो हरियाली है या उससे कई फूल पौधे हैं, बहुत खूबसूरत आपको दिखे होंगे। तो ये सारे काम हमारे एचआरडी के माध्यम से यहाँ पे हो रहे हैं। और इसके साथ शहीद पार्क बन के तैयार हुआ है, जिसे पहले हम बोलते थे 23 मार्च। मैंने कहा वो 23 मार्च नाम न रखा जाए, उसको हम लोग सीधा शहीद पार्क के नाम से जाने, वो बन के तैयार है। यानी कि अनेकों ऐसे काम एचआरडी के माध्यम से हो रहे हैं। और मुझे अच्छा लगता है जब मैं यहाँ हरिद्वार आता हूँ, मेरे ही लोग, मेरे जनता ये कहते हैं साहब अब एचआरडी ने करके दिखाया है। तो मैं अपने विभाग का भी धन्यवाद कर रहा हूँ और निश्चित रूप से मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूँ, मेरा एचआरडी के विभाग के यहाँ पे कुछ अधिकारी बैठे हैं, कि और अच्छा इस प्रकार का काम करें, ताकि जनता को जो उनसे हम ले रहे हैं, जो राजस्व उनसे प्राप्ति कर रहे हैं, कम से कम उस प्रकार का काम उनके लिए भी करके दिखाएं। और इसके साथ साथ जो भी हमारे पार्क हैं, पार्किंग है, ये काम भी हमारे एचआरडी के द्वारा यहाँ हुए हैं। और मुझे याद है एक बार बहादुराबाद में गया था, वहां पे एक सुंदर पार्क उन्होंने वहां पे बनाया। ऐसे अनेकों पार्क भी डेवलप हमारे एचआरडी के द्वारा किए गए। बहुत धन्यवाद मंत्री जी, राइजिंग हरिद्वार के इस मंच से जुड़ने के लिए और अपनी बातें कहने के लिए। थैंक यू।